जोहार झारखंड। झारखंड वासियों के लिए एक नया नायक झारखंड को मिल गया है। दरअसल जो भी मुख्यमंत्री बने हैं पिछले 2 दशकों में देखा जाए तो वो मुद्दों पे बने हैं। जैसे सिंगूर का मामला उठा करके ममता बनर्जी आज मुख्यमंत्री हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री महिलाओं को यात्रा का वादा करके केजरीवाल आज मुख्यमंत्री हैं। सुशासन के वादा करके 2005 से में बने बिहार सरकार के नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री हैं। ठीक उसी तरह जयराम महतो 1932 का खतियान और स्थानीय लोगों को स्थानीय कंपनी में नौकरी की बात कह करके आज वह सीएम मटेरियल बन गए हैं। जैसे ही पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आप क्या विधायक बन गए हैं, आपको ढेरों शुभकामनाएं, बधाई, तो उन्होंने सीधा सा टका सा जवाब दिया कि मैं आज भले ही विधायक बना हूं लेकिन मैं सीएम मटेरियल हूं। यानी उन्होंने खुद को कहा कि वो सीएम की रेस में है। झारखंड में आने वाले समय में वह मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और दावेदार इस तरह से हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मात्र 1 साल के अंदर वहां जो मुद्दे उठाए थे और उस मुद्दों को लेकर के इस विधानसभा 2024 के विधानसभा चुनाव में 11 लाख वोट प्राप्त किया है, वह बड़ा ही दिलचस्प है। दरअसल वहां कुर्मी का नेता सुदेश महतो झारखंड के लोग मानते थे क्योंकि जिस तरह से 12 से 15% हिस्सेदारी कुर्मी के वोटों में है, कुर्मी जाति के वोटों में है, ठीक उसी तरह उस हिस्सेदारी पर अब कब्जा जयराम महतो का हो चुका है। दरअसल सुदेश महतो की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने मिलाया था जिनको इस बार 3% ही वोट प्राप्त हुए। वहीं अगर वोट का आंकड़ा देखा जाए, प्रतिशत देखा जाए तो जयराम की पार्टी को लगभग 6% तक वोट प्राप्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वोट का जो रेशियो है और पहले ही प्रयास में, दरअसल सुदेश महतो तो पहले से विधायक है और उनका राजनीतिक अनुभव काफ़ी पुराना है, लेकिन जिस तरह से जयराम महतो काफ़ी कम समय में आगे आए हैं और झारखंड में उभरे हैं, उससे यह झारखंड के लोगों को एक नायक के रूप में एक नेता मिल गया है। आज जैसे ही कुछ लोग उनके पास पहुंचे और जनता दरबार की बात कही उन्होंने, उनका कल भी जनता दरबार एक जगह लगना है और जनता दरबार के दौरान जो वह बातें कह रहे हैं उसमें वह उन मुद्दों को जानेंगे और समझेंगे और उसको दूर करने की भरसक प्रयास करते हैं क्योंकि जैसे ही वह जनता दरबार में पहुंचते हैं लोगों की भीड़ जुट जाती है, लोग अपना दुखड़ा सुनाते हैं। आज एक मजदूर को कंपनी ने इसलिए निकाल दिया कि वह 2 दिन तक कंपनी में पहुंचा नहीं था, फैक्ट्री में पहुंचा नहीं था। जैसे ही इस बात की जानकारी जयराम महतो को हुई, जयराम महतो के पास वह युवक पहुंचा और उन्होंने डायरेक्ट उस मैनेजर, कंपनी के मैनेजर को फ़ोन लगाया और बोला मैं विधायक जयराम महतो बोल रहा हूं। और जैसे ही उन्होंने यह बात कही उस मैनेजर ने हामी भर दी और कहा कि सर अब आगे से ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 2 दिन तो नहीं आया है मजदूर, कोई ऐसी बात नहीं है, आप मैनेज कर लो। जैसे ही इस बात का निर्देश उन्होंने दिया क्योंकि अब वह विधायक बन चुके हैं और ऐसे में उनका जो फ़ोन कॉल होता है झारखंड के हर अधिकारियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे ही उनका फ़ोन जाता है अधिकारी सचेत हो जाते हैं और उनकी जो बातें होती हैं, उनका जो निर्देश होता है, हर अधिकारी फॉलो करने को तैयार हो जाते हैं। उन अधिकारी को, उस मैनेजर को जैसे ही जयराम महतो ने कहा उसने उस मजदूर को फिर वापस काम पर ले लिया। देखिए जिस तरह से झारखंड में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कोल इंडिया, ओएनजीसी और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो वहाँ काम कर रही है, उनमें जो काम करने के लिए जो स्थानीय लोगों को तरजीह देने की बात कह के जयराम महतो आगे बढ़ रहे हैं वह बड़ा ही दिलचस्प है क्योंकि जिस तरह से वहाँ जो कंपनियां बाहर से आ रही हैं, उन कंपनियों का जिस तरह मुख्यालय कोलकाता और बाकी शहरों में है, उन मुख्यालय को भी झारखंड में लाने की वह बात कह रहे हैं ताकि वहाँ जब वह ऑफिस खुलेगा तो झारखंड के स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। और यही वजह रही है कि बहुत कम समय में स्थानीय लोगों को नौकरी और प्रमोशन की बात कह करके वह पूरी तरह से झारखंड के इस विधानसभा चुनाव में सुपर हीरो बन गए हैं। टाइगर जयराम महतो आने वाले समय में जिस तरह से स्थानीय लोगों का मुद्दा उठा रहे हैं और उन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसी वजह से लोगों का वहां समर्थन और प्यार मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जयराम महतो न कोई बड़े नेता के बेटे हैं,
न कोई उनका बड़े पार्टी से रसूख है, न उनका तालमेल है, न गठबंधन है। बावजूद इसके जयराम महतो स्थानीय लोगों के जो मुद्दे हैं वो उठाते हैं, कड़क से उठाते हैं। स्थानीय जो लोग हैं उनको चंदा देते हैं और चंदा की बदौलत उन्होंने पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था और लोकसभा के चुनाव में उन्होंने गिरिडीह लोकसभा से लगभग 3.5 लाख वोट प्राप्त किया था। रांची से उनके जो सांसद प्रत्याशी थे उनको 1.5 लाख वोट मिला था। यह पहले ही प्रयास में हो गया था। यानी देखा जाए तो जिस तरह से आगाज झारखंड में जयराम महतो का हो चुका है, उससे कतई नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में जयराम महतो निष्प्रभावी हो जाएंगे या प्रभाव में नहीं रहेंगे या उनकी छवि या उनका प्रभाव कमजोर पड़ जाएगा। क्योंकि इस तरह जिनका जिस भी पार्टी का, जिस भी नेता का जिस राज्य में आगाज हुआ है, बहुत ही कम समय में वह मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन भी गए हैं और जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है वह आने वाले समयों में जयराम महतो के लिए ही होगा। यानी आने वाला जो समय है, अगर कोई नेता को जानेगा झारखंड और झारखंड के युवाओं में जिस तरह से जोश टाइगर के नाम से हो जाता है, टाइगर के बातों से हो जाता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण के दौरान वह स्कॉर्पियो के ऊपर बैठकर गए थे। शपथ ग्रहण का समारोह था और पूरी सभा को उन्होंने यूँ कहें कि सभा को पूरी ओर अपनी ओर इंगित कर लिया था, सभा को अपनी ओर लूट लिया था। यूँ कहें कि पूरा मीडिया, पूरा महकमा, सोशल मीडिया, हर जगह जयराम महतो की चर्चा हो रही थी। चर्चा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जैसे ही वो विधायक बने हैं लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और भरसक उनका समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से 1932 का खतियान, देखिए 1932 का खतियान का मैं संक्षेप में बता देता हूँ। 1932 के खतियान से अभिप्राय यह था कि जो इनका ज़मीन 1932 के दौरान झारखंड में था, हालांकि उस दौरान काफ़ी लोगों ने ज़मीन बेच दिया। यदि उस समय में अगर 1 लाख लोगों के पास 1932 का खतियान ना होगा तो आज उन लोगों की आबादी 10 लाख हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि 1932 का खतियान अगर लागू भी कर दिया जाए तो बाकी जो लोग जिनके पास ज़मीन नहीं था या फिर उनका बंटवारा हुआ या फिर ज़मीन बेच दिए फिर दोबारा लिए, तो ऐसे में उनके लिए एक प्रश्न है, समस्या है। क्योंकि बाबूलाल मरांडी की सरकार गिर गई थी, 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय लोगों को नौकरी देने की बात कही गई थी। तब भाजपा ने किसी दूसरे को फिर मुख्यमंत्री बनाया था, रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया था। अर्जुन मुंडा वहाँ ने भी प्रयास किया था वहाँ पर। अब इस बार जब 2 साल पहले हेमंत सोरेन ने 1932 का खतियान लागू करने की बात कही तो राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को यह प्रस्ताव भेजा था। यही प्रस्ताव की वजह से जब हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए तो चर्चा होने लगी कि आखिर क्या वजह है कि हेमंत सोरेन का झुकाव फिर बीजेपी की तरफ है। क्योंकि जिस बीजेपी ने कथित तौर पर उनको जेल भेजा, फिर उसी बीजेपी के आश्रय वह जा क्यों रहे हैं, लोग यह समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन यह राजनीति थी और हेमंत सोरेन इस मामले को लेकर भी पूरी तरह परिपक्व है और पूरी तैयारी कर चुके हैं कि जब तक हमें केंद्र का समर्थन नहीं मिलेगा, केंद्र हमें समर्थन नहीं देगा, तब तक जब तक 9वीं अनुसूची में यह चीज़ शामिल नहीं होगी तब तक 1932 का खतियान और स्थानीय लोगों का जो नीति है और डोमिसाइल नीति है उसको लागू नहीं किया जा सकता। यही वजह से लगातार हेमंत सोरेन न बीजेपी के खिलाफ बोलना चाह रहे हैं चुनाव के बाद और लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, खुद जाकर मिल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यह संशोधन है, यह 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाए, जिससे जो सबसे बड़ा पेंडिंग वर्क है झारखंड के लोगों को, झारखंड के लोगों की जो मांग है वह पूरा हो जाए। क्योंकि इसको लेकर के झारखंड में लगातार विवाद होता चला रहा है। कई बार प्रदर्शन हुए, कई बार हिंसक प्रदर्शन हुए और इनमें कई लोगों की जान भी चली गई। यह मांग को लेकर के जयराम महतो ने अपने पार्टी के मैनिफेस्टो जेल कैम्प में डाला और जैसे ही इसको मैनिफेस्टो में शामिल किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी स्थानीय लोग हैं उनको नौकरी में भी तरजीह दी जाएगी, आरक्षण का लाभ मिलेगा, चाहे वो निजी कंपनी हो या फिर सरकारी नौकरी हो। और जैसे ही इसकी सूचना उन्होंने जारी की, इनको घोषणा किया, मीडिया में यह बातें आई, जेल कैम्प की पार्टी वहाँ बड़े पैमाने पर उभर कर सामने आई है। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।